उत्तराखंड की राजनीति में रमेश पोखरियाल निशंक एक ऐसा नाम है जिन्हें जो उन बहुत कम लोगों में है जिन्हें उत्तर प्रदेश में, जब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनने का मौका मिला था और एक मंत्री के तौर पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थी और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उन्हें इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने का भी अवसर मिला। क्या उन्होंने किया, क्या वो कर पाए, उन्हीं से शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। निशंक जी, क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको अब लगता है कि क्या चीजें ऐसी थी जो छूट गई? जो किया आपने वो तो किया, जो छूट गया वो क्या था? मुझे लगता है कि छूट गया से ज्यादा अच्छा क्या क्या वो ज्यादा अच्छा होगा। ना से हाँ हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हाँ में सब कुछ छिपा होता है। यदि मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूँ, मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहा। इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र का नॉन प्लान को छोड़ दें तो टोटल प्लान हम देखते थे और ये हिंदुस्तान का पहला राज्य था उत्तर प्रदेश जिसमें योजना आयोग केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग बजट प्रावधानित करता था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं 275 करोड़ का जो प्लान बजट होता था उसको 1100 करोड़ तक लेकर के गया, लड़ वेड़ करके भारत सरकार में पहली बार हुआ। दूसरी बात, मुझे इस बात को कहते हुए संतोष होता है क्योंकि आप उस बात के साक्षी रहे हो राजू भाई, कि जब उत्तराखंड का निर्माण हो रहा था तब उधम सिंह नगर और हरिद्वार दोनों उसमें नहीं थे। हमारे कुछ मित्र भी ये चाहते थे कि ये क्षेत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का प्रबल समर्थक ही नहीं था। मैं किसी सीमा तक उस तक गया और अटल जी को समझाने में मुझे सफलता मिली कि अंततोगतो इस राज्य को जो आप दे रहे हैं, मेरे राज्य से आप हमारी संपदा को छीन देंगे, ये ग्रीन बेल्ट को छीन देंगे, यहाँ 300 राइस मिले उनको छीन देंगे, यहाँ 7, 8, 10 चीनी मिले उसको छीन देंगे। हमारी पूरी जो जिस पर इस राज्य को कल खड़ा होना है उसको छीन देंगे, तो अंततोगतो इस राज्य को देने का अर्थ क्या समझते हैं? दूसरा, उस समय की क्या परिस्थिति होगी आप खूब जानते हैं। उन बीच भी आप बहुत सक्रिय थे जब उधम सिंह नगर के मुद्दे को लेकर के अकाली दल ने कहा कि यदि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में मिलेगा तो हम केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। और उत्तर प्रदेश में जब हमारे साथ सहयोगी के रूप में नरेश अग्रवाल जी थे, वो अपने 18 मंत्री और विधायकों को लेकर हरिद्वार में आ गए थे और उन्होंने कहा यदि हरिद्वार उत्तराखंड में मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से हम समर्थन वापस ले लेंगे। अटल जी ने मुझसे 2 टूक कहा, निशंक, यदि केंद्र की ही सरकार नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं रहेगी, तो आपका राज्य बनेगा कहाँ से? तो मैंने उनसे बहुत विनम्रता से ये आग्रह किया था, एक बार आप मुझको मौका दीजिए जब मैं प्रकाश सिंह बादल जी को समझाऊं, एक बार मौका दीजिए जब मैं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में और नरेश अग्रवाल जी को मैं समझा पाऊं। और ये सौभाग्य मुझे मिला। जॉर्ज फर्नांडिस की कमेटी गठित हुई, जॉर्ज साहब ने मुझको पूरा मदद किया। कल्याण सिंह जी और पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब और तीसरा मैं, एक कमेटी गठित हुई। और कल्याण सिंह जी नहीं चाहते थे, स्वाभाविक ही था, उत्तर प्रदेश का कोई नहीं चाहता था कि हरिद्वार वहां जाए, बल्कि मजाक मजाक में कल्याण सिंह जी जिनको मैं पिता के तुल्य मानता हूं और उनका बहुत आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, उन्होंने कहा निशंक तुम उधम सिंह नगर की आप बात कर लो, मैं सहमत हूं, लेकिन उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो, तुम अटल जी को मत समझाओ। तो मैं संदर्भ बस इस राज्य के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उस पीछे की बात पर नहीं जा रहा हूं। संक्षिप्त में ये कह रहा हूं कि जब मैंने अटल जी को कहा था कि मालपा प्रकरण हुआ था 99 में, और जब हमने 150-200 गांव को पुनर्स्थापित करना था तो हमारे पास जमीन तक नहीं है। आज भी कभी आपदा आती है तो हमारे टीरी विस्थापित हुए तो हरिद्वार चले गए, वहां उधम सिंह नगर की धरती पर चले गए। तो हम ऐसी स्थिति में हैं
कि हमारे पास यदि इस पूरी ग्रीन बेल्ट को आपने हमसे छीना तो हमारे राज्य का मकसद पूरा नहीं होगा। अब मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो एक्ट उत्तर प्रदेश में आया था, इन दोनों को माइनस करके ये एक्ट फिर वापस गया और अटल जी ने दोनों को जोड़ करके और ये राज्य दिया। और मैं उत्तर प्रदेश में 24 दलों के लोगों से, आप लोगों की मदद से सबको सहमत करके उस एक्ट को पास करा पाया और आज उत्तराखंड का ये हिस्सा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या सच नहीं है कि जब उत्तराखंड राज्य नहीं था तब ये उत्तराखंड देश का सबसे पिछड़ा हुआ था। नंबर 1, ये स्विट्जरलैंड भी इसके सामने बौने हैं, क्योंकि जो देश मुझे भी सौभाग्य रहा है तमाम देशों को घूमने का, देखने का, जानने का, और मैं घूमने के लिए नहीं जाता हूँ, वहाँ जानता हूँ कि क्या है उसकी आर्थिकी से लेकर के। मैं कह सकता हूँ इतना खूबसूरत जो हमारा राज्य है ये पूरी दुनिया का अद्भुत है। और इसलिए जो विजन 2020 के और पर्यटन, आध्यात्म, हिमालय और गंगा, जिसमें हमने हिमनद प्राधिकरण, आज दुनिया, अमेरिका मेरे उस हिमनद प्राधिकरण को लेकर के नई चर्चा शुरू हुई पिछले 3-4 साल में। और जो ग्रीन बोनस, यहाँ पर डॉक्टर रावत बैठे हैं, जब हिमाचल में हिल स्टेट के चीफ मिनिस्टर का कॉन्क्लेव हुआ था, पहली बार मैंने उसमें ग्रीन बोनस की बात उठाई थी। तब लोगों ने कहा ये निशंक नई बात को लेकर के करते हैं, लेकिन हमारा उस विजन के साथ, ये पीसीसीएफ थे रावत साहब उस समय मेरे साथ गए थे और हमने पूरी ताकत के साथ किया। और जयराम रमेश जी वन मंत्री होते थे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, लड़ करके प्रधानमंत्री से आज हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस भी मिल रहा है। मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरी मुख्यमंत्री तो काल की आप बात करेंगे तो अटल खाद्यान्न योजना, इस प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, पूरे 100 रुपए में महीने भरकर राशन उसके घर पर मैंने उपलब्ध कराया। 108 जो एशिया में चर्चित हुई है, जिसने लाखों लोगों की जान को बचाया। लोग सोचते भी नहीं थे। जब मैंने कहा कि ये 108 हम इस तरीके से लाएंगे तो लोग हंसे थे मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ तो पैसा देने के बाद डॉक्टर नहीं आते, एम्बुलेंस नहीं आती, निशंक बोल रहे हैं कि 108 घुमाएंगे तो आपकी बेटी, अपनी बेटी की ये जो प्राणों की रक्षा करने के लिए पूरी टीम जो है डॉक्टर्स की आएगी और चंद मिनटों में आएगी। लोग सोचते थे कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने इतने कम समय में, वो भी दुनिया का उदाहरण होगा, देश का नहीं दुनिया का, इतने कम समय में और बहुत तेजी से हमने उसको किया। पूरी एशिया, आज पूरी देश के 24 राज्यों ने हमसे हमारा 108 लिया, 108 लिया। आप यदि पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे तो हमने ओली में दक्षिण एशियाई पहली बार गेम के दक्षिण एशिया के सारे देशों को, जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, वो सफलतम हमने ओली में किया। हमने वन्य जंतु संरक्षण और उसके क्षेत्र में अलग काम किया। 12,500 वन पंचायतों को, देश का पहला राज्य है जब लोग अपने पेड़ों को बच्चों की तरह पालते हैं। 12,500 वन पंचायतें हैं जो राज्य सरकार और लोगों के संयुक्त प्रबंधन में चलता है। दुनिया का पहला उदाहरण है। तो यदि आप वन को देखेंगे, जन को देखेंगे, यहाँ शिक्षा को देखेंगे, कितने विश्वविद्यालय, आज हमारे यहाँ 22, 23, 24 विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा का हब है हमारा। पूरी दुनिया के जितने भी देशों के लोग, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, दुनिया के किसी छोर में नहीं पढ़ते। तो यदि देखेंगे उस समय के विकास की, हमने अटल आदर्श गांव स्थापित किए। हमने अधिकारियों को कहा कि कोई मुख्यालय में नहीं दिखना चाहिए। मेरा जिलाधिकारी है, एसडीएम है, जो हमारे न्याय पंचायत 670 हैं वो मिनी सचिवालय बना दिए थे कि कह दिया था किसी का भी सर्टिफिकेट बनना है, डीएम वहां जाएगा, एसडीएम वहां जाएगा, सीएमओ वहां जाएगा, बीडीओ वहां जाएगा, सीडीओ वहां जाएगा। आपने अपनी उपलब्धियों की शुरुआत में जो बात कही कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले को मिलाने का श्रेय आपको जाता है, लेकिन क्या अब ये 2 जिले ही उत्तराखंड राज्य के लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती नहीं हो गए? जिस तरह से एक परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी संख्या कम हुई है और अगला परिसीमन जब हो जाएगा उसके बाद तो संभवतः वो और उसमें 3-4 की कमी आएगी। तो क्या ये एक बड़ी समस्या नहीं? मुझे लगता है
मुझे लगता है कि लोग इसमें ताली बजाने में काफ़ी आनंद आता है और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उन लोगों से पूछता हूँ, पीढ़ी को कहाँ रोकना चाहते हैं आप बताएं ना। बड़ी बड़ी बातें, पलायन की बड़ी बातें होती हैं। अरे हमें प्रतिभा है, हम पूरी दुनिया में जा सकते हैं, आप रोकना क्यों चाहते हैं? आपके पास वो कौन से संसाधन? मेरे पिताजी के 4 खेत थे, हम 4 भाई हैं, एक एक खेत मेरे हिस्से में आ रहा है, कहाँ रोकना चाहते हैं आप हमको? इसलिए तात्कालिक और दीर्घकालिक 2 योजना बनाने के लिए मैंने कहा था, जो सोचा था करना शुरू किया था। तात्कालिक योजना में जो यहाँ के संसाधन है, वो संसाधनों पर यहाँ किन किन प्रतिभाओं को रोका जा सकता है। जैसे जड़ी बूटी है, उसका उत्पादन हमने 50,000 किसानों को जड़ी बूटी के उत्पादन करें, लाइन लगा करके। हमारे पास सजीवनी बूटियां हैं। आपको याद होगा जब मैं श्रीलंका गया था 2007 में, पूरी दुनिया में हंगामा मचा था। लेकिन जब मैंने कहा सजीवनी बूटियां, वो जड़ी बूटी केंद्र खोला गया था, वो तो बंद हो गया पूरा। ना, मैं वो कर, अब ये बंद हो गया या खुला है, लेकिन मैं जिस लाइन पर बात कर रहा हूँ, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि उस दिशा में अभी हम बढ़ नहीं रहे हैं या बढ़ नहीं पा रहे होंगे, या थोड़ा सा गतिशीलता हमारी कम होगी, लेकिन मैं विजन की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास है और जिसको हमको बढ़ाना चाहिए। वैसे तो आप यहाँ की प्रतिभा, उत्तराखंड का नौजवान पूरी दुनिया में जाता है। आप भी यहाँ से होकर के आज भी देश में गोविंद पंत राजू का नाम है ना, लेकिन यदि गोविंद जी केवल अल्मोड़ा में ही रहते तो वो नाम उतना उभर नहीं पाता आज। लेकिन आप में क्षमता है, जाए, ऐसी सब में क्षमता है हमारी। तो जिन लोगों में क्षमता वो जाए ना, उसको मैं पलायन नहीं कहता। अब आपने जिस बात को कहा, जितने लोग मेरे आज दिल्ली में हैं, जितने लोग मुंबई में हैं, जितने लोग मेरठ में, 5 शहरों का केवल नाम लूंगा, 1 करोड़ लोग पूरे रहते हैं। यदि आज हम इनको ये कह दें कि वापस जाएं, तो पांव रखने के लिए, मकान बनाना तो बहुत छोड़ दीजिए, पांव रखने के लिए भी आपका जमीन नहीं मिलेगी। नहीं, वापस इसलिए 2 बातें, इसका प्लान बनाना पड़ेगा। ये जो केवल बोलते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे कई बार उन पर अफसोस भी होता है, दया भी आती है, क्योंकि भाषण देना बहुत जल्दी होता है, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वही पहाड़ पर नहीं जाते हैं। बोलते हैं देहरादून में बैठ करके बातें करते हैं वहां की, लेकिन रहते देहरादून में। दिल्ली में बोलते हैं पहाड़ की, लेकिन रहते दिल्ली में। वो लोग जो विषम परिस्थिति में है, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। जहां तक आपने दूसरी प्रश्न किया, हरिद्वार उधम सिंह नगर, ये सवाल तभी लोगों ने उठाया था। मेरा श्रीनगर जो है, ऊपर गांव के लोग, श्रीनगर कितना बड़ा हो गया, वो कोटद्वार पूरा कितना हो गया, हल्द्वानी कितना हो गया, क्योंकि लोग सुविधा के साथ आ रहे हैं ना, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वहां पर आप गांव-गांव में एक अस्पताल नहीं बना सकते राजू भाई, गांव-गांव में एक विश्वविद्यालय नहीं बना सकते हैं, हर गांव में इंटर कॉलेज नहीं बना सकते। आज एक एक गांव में, आज मेरे मुख्यमंत्री जी ने पूरा नियोजन किया, उन्होंने आंकड़े में देख रहा था कि एक अध्यापक 4 और बच्चे 3। तो अवस्थापना हम जो अरबों खरबों रुपए उस पर कर रहे हैं, संयुक्त रूप में ऐसा प्लान बनाने की जरूरत है कि वहां पर क्या क्या हो सकता है, और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे जड़ी बूटी शुरू हो गया, आज हमारे ये जो मेरी चंबा की घाटी से ट्रक के ट्रक दिल्ली सब्जी के जाते हैं, लोग अब शुरू कर रहे हैं। वो लोग शुरू करें, इनको किस सीमा तक हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी जरूरत है, इस प्लानिंग की जरूरत है कि वहां पर वहीं के संसाधनों से हम क्या क्या खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, अल्मोड़ा जिले में, पौड़ी जिले में जो गांव उजड़ गए, गांव मैं उत्तराखंड की बात यदि करूं तो, यदि आप गांव की बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। लेकिन तब मैं ये कहता हूं, पौड़ी में मेरा गांव है पिनानी, मैं वहीं रहना चाहता हूं। आप क्या सुविधा दे सकते हैं मुझे पिनानी में? नहीं तो राज्य तो बना ही इसी बात के लिए कि जो पौड़ी में रहने वाला आदमी है उसको सुविधाएं मिले। मैं कह रहा हूं आप क्या चाहते हैं कि राज्य बनने के बाद आदमी देहरादून आके उसको सुविधाएं मिले? राजू जी ये नहीं, मैं तो चाहता हूं वहीं रहे, और करना भी हमको कि जो, इसीलिए मैंने कहा जो संभावनाएं बन सकती हैं उस सीमा तक जाना चाहिए। खोखले बोल करके बातें नहीं होंगी ना। लेकिन मेरे गांव में आप कैसे रोक सकते हैं, मेरे 10 लोगों को कैसे रोक सकते हैं? नहीं है ना संभावना। यही तो जनता की अपेक्षा है कि आप ऐसा विकास का मॉडल बनाएंगे। इसीलिए कहा विकास का मॉडल वही है कि जो विकास का मॉडल है, जो हमारी स्थानीय संसाधन है, और वो भी एक सीमा है उनकी, सीमा है उनकी भी। हमारी जो जड़ी बूटी की खेती कितने खेतों में ही तो होगा ना। आज 70% यह वन क्षेत्र है,
30% केवल जमीन है, उसी में गांव है, शहर है, मकान है, दुकान है, केवल 30% बच जाता है आपका 15%। उसमें भी क्या कर लेंगे? 15-20% जमीन पर आप क्या करना चाहते हैं? इसलिए मूलभूत वहां पर खड़े होकर के विचार करना पड़ेगा। एक सरसरी तौर से साहब कुछ नहीं हो रहा है, पलायन हो गया, हाँ दूरगामी कुछ नीति बना करके कठोरता से उन पर हमको चलना पड़ेगा। पर्यटन को हमको बढ़ाना पड़ेगा, हमको जो आध्यात्मिक वो है, और उसकी भी सीमाएं हैं। उसकी क्या सीमाएं हैं? हम यहाँ का पर्यावरण खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हम हिमालय के लोग हैं, और हम हिमालय आज पूरी दुनिया का संरक्षक है। भले ही हमको कीमत चुकानी पड़ती है, इसीलिए ग्रीन बोनस की मैंने बात की थी। जब आपको मालूम होगा कि गंगा में ये जा रही थी, गंगा में 3 प्रोजेक्ट हो रहे थे, कोहल्ला मचा था, तब मैं पहला व्यक्ति था और आज भी मैं उस मत का हूं कि गंगा हमारी पूरी दुनिया की, विश्व की धरोहर है। लेकिन गंगा यदि विश्व की धरोहर है, देश की धरोहर है, तो जो यहाँ के लोग हैं वो अंधेरे में क्यों रहें? मैंने कहा था 2000 मेगावाट फ्री बिजली दो हमको, क्योंकि हमारे पास जितने भी 7 वन क्षेत्र हैं, वन पार्क हैं, हम अरबों खरबों रुपए की लकड़ी पर हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन यदि हम देश के पर्यावरण की रक्षा करते, जवानी, पानी और ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु भी देते हैं, तो आप हमारी कीमत को समझिए। ये मैंने तभी कहा था, आज भी ताकत के साथ इस बात को मैं कहता हूं। इसलिए मेरा ये मत है दृढ़ता से कि प्लानिंग एक दीर्घकालिक, एक अल्पकालिक। दीर्घकालिक प्लानिंग में हमारे पास जमीन क्या है, क्योंकि आसमान में तो नहीं करना, जमीन पे ही है। हमारे पास 20 से 25% जो जमीन है, उस पर बेहतर नियोजन हम क्या कर सकते हैं, इसकी जरूरत है, और इस पे होना भी चाहिए। कुछ हुआ भी है, कुछ आगे भी बढ़ेगा। लेकिन जो व्यवहार में है, जमीनी जो हकीकत है, आपने स्कूल, प्राइमरी स्कूल सैकड़ों की तादाद में बंद किए गए हैं। गांव में लोग रहने वाले लोग हैं नहीं, गांव में ताले लगे हैं। जमीनें चाहे वन्य पशुओं की वजह से या लोगों के न होने की वजह से उत्पादन उनसे कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि हम असफल हुए हैं राज्य बनने के बाद, कि हम जिन सवालों के जवाब राज्य बनने से पहले मांग रहे थे, आज भी उन सवालों के जवाब हमको वैसे ही मांगने पड़ रहे हैं, और अनेक मामलों में देखें तो परिस्थितियां और बिगड़ी। नहीं राजू जी, इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। ये सरसरी उन लोगों की भाषा है जो जमीन की हकीकत नहीं समझते। मैं सोचता हूं कि राज्य बनने के बाद मेरा बरसात जो विश्वविद्यालय है, उद्यानिकी वानिकी, क्या राज्य बनने से पहले था? आज मेरा बच्चा जो BSc AG करने के लिए दर दर भटकता रहता था, जिसको कहीं स्थान नहीं मिलता था, अपना खाना खा करके BSc AG सहित तमाम कोर्सेज कर रहा है, ये क्या राज्य बनने से पहले था? श्रीनगर में हमने मेडिकल कॉलेज खोला, देश का ये पहला मेडिकल कॉलेज है, जिसको बाद में मैंने हल्द्वानी को भी अधिकृत किया था। देश का जो 15,000 में मैं अपने MBBS डॉक्टर मैंने तैयार किए, क्या राज्य बनने से पहले था? लेकिन आज देखिए नहीं, आज भी है, देखिए किया ना, है ना, कल्पना की बात नहीं है ना। बिल्डिंग से क्या होगा अगर डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है? सुनिए ना, उत्तराखंड से खबर नहीं आती है कि अब हर तीसरी महिला किसी वजह से तो मैंने कहा दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। हम रोए नहीं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमने कहा डॉक्टर कहां से होगा, अपने डॉक्टर पैदा करने पड़ेंगे और उनके साथ अनुबंध करना पड़ेगा कि बेटा तू डॉक्टर नहीं बन सकता था, तू गरीब घर का है, मेरिट के आधार पर तू उसको लेंगे, 15,000 में MBBS डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन 5 साल तक तुम्हें पहाड़ के लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। हमने डॉक्टर पैदा किए, आज MD पैदा, 200 बच्चे मेरे निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं ना। हम रोए नहीं, हमने रास्ते निकाले। आज श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज, इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि अब वो बच्चे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं, जो साक्ष्य हैं। अब मेरे गांव में भी डॉक्टर, अब हम ये नहीं कह सकते अगले 2 साल में, अब अल्मोड़ा में मैंने मेडिकल कॉलेज शुरू किया, ये दून का जो मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना ही मैंने की जो दून में, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया ये 4 मेडिकल कॉलेज होंगे तो जो फैकल्टी, आपको मालूम है फैकल्टी के लिए कितना रोना रोए हम दामाद की तरह जो है हेलीकॉप्टर्स में लाते थे और दुगना तिगुना वेतन देते थे उनको, तो भी हमारी फैकल्टी पूरी नहीं होती थी। इसलिए अल्मोड़ा में एक मेडिकल कॉलेज हो, एक देहरादून में हो, श्रीनगर में, हल्द्वानी हो, तो 4 जब मेडिकल कॉलेज होंगे तो लोग जो यहाँ फैकल्टी आएगी उसको लगेगा नहीं कभी मुझको अवसर यहाँ भी मिलेगा, कभी वहाँ भी मिलेगा। और मुझे आज खुशी है दून का मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, अल्मोड़ा का बहुत तेजी से वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन राज्य बनने के बाद तमाम विश्वविद्यालय
वानिकी विश्वविद्यालय, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, संस्कृति विश्वविद्यालय और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय। हमारा यदि विश्वविद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में मैं बोलूं तो हमारे बच्चों ने यदि उसके भी आंकड़े निकालेंगे तो हमारे बच्चे बहुत तेजी से उभर करके आए, बहुत तेजी से उभर के आए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। हाँ, संभावनाएं बहुत है। अभी हम 50 साल तक हम देश की आज़ादी के, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैं आज 5 मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार कैबिनेट मंत्री रहा, फिर मुख्यमंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। इस समय मैं पार्लियामेंट में हूँ और पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन हूँ। यदि मैं आज आपको ये कहूँगा कि हाई स्कूल तक मैंने बिजली का बल्ब नहीं देखा था कि कैसे होता है, तो आप कहेंगे इतना बूढ़ा भी निशंक नहीं। वो बूढ़ा तो नहीं हूं ना मैं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पुराने जमाने की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको सच नहीं आएगा, यह हकीकत है। तो तब और अब उसके बाद देखिए गांव गांव में कैसे करके सड़कें गई हैं, बिजली गया, पानी गया है, स्कूलें खुले हैं और लोगों ने मैं तो हम लोग 8 किलोमीटर पैदल जाते थे, 8 किलोमीटर पैदल आते थे और बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल किया हम लोगों ने, बहुत मुश्किल से। तो ऐसा नहीं है, राज्य बनने के बाद तब और अब आंकड़ों के साथ, प्रमाणों के साथ कभी हम और आप बैठेंगे, आपको संतोष होगा। लेकिन हाँ, जो आपकी चिंता है वो चिंता यह है कि हम बेहतर और क्या नियोजन कर सकते हैं ताकि पूरे देश का एक मॉडल स्टेट हम बनाएं, और उसकी क्षमता है हमें और जरूर बनाएंगे हम। नहीं, क्षमता तो हमेशा से है उत्तराखंड, इसीलिए उत्तराखंड शायद अकेला ऐसा राज्य रहा है जिसके लोगों ने आंदोलन करके अपने लिए राज्य हासिल किया। लेकिन बार बार ऐसा लगता है लोगों को कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो सरकारें पूरा नहीं कर पा रही। अब आप दावा करते हैं कि आपने सब कुछ किया, विकास, जिस विकास की आपने बात की, जिन परिस्थितियों में आप पढ़ के आए और आप यहाँ तक पहुँचे, देश के बहुत सारे गाँवों में इसी के समानांतर विकास हुआ है। उत्तराखंड राज्य एक अलग अवधारणाओं से मांगा गया था, एक अलग जरूरतों से बनाया गया था। क्या हम ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हम उस दिशा में बिल्कुल सही चल रहे हैं? मैं ईमानदारी से तथ्यों, प्रमाणों और साक्ष्यों के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन सारे राज्यों से आज हम आगे हैं। आए ना मेरे सामने बताएं। जो 30-30 साल पुराने राज्य थे, आज हम हिमाचल का उदाहरण देते हैं, लेकिन आज हिमाचल से हम बहुत आगे। मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ, पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ, मुख्यमंत्री भी रहा हूँ। एक एक राज्य का आंकड़ों के हिसाब से मेरी उंगलियों पर है, और मैं बहुत भरोसे के साथ आपको कह सकता हूँ, सरकार किसी की भी हो। देखिए, जब किसी कुर्सी पर बैठता है तो चलने की गति व्यक्ति की अपनी होती है, सोच अपनी होती है। जैसे मेरी खुद सोच थी, जैसे मैंने स्पर्श गंगा अभियान चलाया था, तो लेकिन उसके बाद वो ठप हो गया। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता। मैंने हिमनद प्राधिकरण बनाया था, मेरी जो सोच थी, आज पूरी दुनिया उसको महसूस कर रही है, लेकिन दूसरी कोई प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन कुल मिलाकर के यदि निचोड़ भी हम कहें कि जो रास्ता हमने तय किया है, बनाया है, मैं इसीलिए कहता था कि विजन एक तय हो जाए रास्ता, फिर कोई भी सरकार आए उस रास्ते पर कोई इतना ही तो होगा, तो कोई तेजी से दौड़ सकता है, कोई धीरे, लेकिन रास्ते में वापस ना आना पड़े। बस वो रास्ते में चले, जिसकी जितनी ताकत है, गतिशीलता है, क्षमता है, प्रखरता है, वो उसी रास्ते से वो आगे बढ़ता चले जाए। लेकिन राजू जी, आप भी, क्योंकि आपकी धड़कनों में भी ये पहाड़ बसता है और हम लोग तो पैदा ही उसके लिए हुए हैं, लेकिन मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस राज्य ने, ऐसा नहीं है कि ये राज्य आज पर्वतीय क्षेत्र के सभी राज्यों में ये आगे है, चाहे वो नियोजन में हो, चाहे आर्थिकी प्रबंधन में हो, और विभिन्न योजनाओं में पर्वतीय क्षेत्र के सभी राज्यों से ये आज आगे है। ये हो सकता है कि ये पूरा जो सोच है, ये आपकी अपनी सोच है, आपका अपना विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं, मेरे पास आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत। मैंने जमीनी बात करो, मैं कई बार आंकड़ों से अलग होती है। ना, मैं तो गया हूँ, कौन राज्य है जिसमें मैं नहीं गया हूँ, बता दीजिए ना। और आपके पास कभी, मैं सब लोगों को पूछना चाहता हूँ, किसी के पास गए हैं, हम अच्छे रास्ते पे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत तेजी से और आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं और उसको संयोजित करने की, बस मैं इतना कह रहा हूँ। एक सामान्य जनता में परसेप्शन है कि नया राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में जमीनों का धंधा राजनेताओं की सबसे पहली पसंद रहा, और अभी भी जिस तरह से छोटी छोटी जगहों पर जो विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से नगरों की सीमा बढ़ाने की बात हुई, इस सब के पीछे कहीं न कहीं
जो ज़मीनें हैं उसमें बाहर से लोग आएँ, ज़मीनों को खरीदें और स्थानीय लोगों का अधिकार कम होता जाए, इस तरह की सोच इसके पीछे है। आप क्या सहमत हैं इससे? मैं भी राजनीतिक नेता हूं। आपको मेरी मंशा पर एक उदाहरण दीजिए, कहीं ऐसा लगा तो जनरली मत करिए। सब राजनीतिक नेता नहीं सुने। जब आप मुख्यमंत्री थे आरोप तो आप पर भी उस समय उंगली उठी थी। आप बताइए ना, जो ऋषिकेश की एक योजना कौन है बताइए ना। नहीं, उंगली तो उठी थी, मीडिया में कौन सी उंगली? उस उंगली को तो बता दो, मैं यहीं पर आपके सामने बोलना चाहता हूँ। बताओ ना कौन सी उंगली उठी थी? क्या अदालती मामला नहीं हुआ था? कौन सी? मैं बताओ ना। एक चैनल के साथ आपका। अरे चैनल तो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे इसलिए किया। आज भी मैं चुनौतीपूर्वक आपके सामने कहता हूं, बताओ ना, मैं यहां पर हूं, आज भी बोलना चाहता हूं, कौन सी उंगली उठी थी मुझ पर? इतना तो बता दें, इतना। और मैंने चुनौती दी थी इस बात को, क्यों नहीं आई कोई सामने? आज भी चुनौती दे रहा हूं और मैं कहता हूं प्लीज इस बात को खत्म करिए और किसी में दम है तो मेरे सामने आ जाइए, नहीं तो इस बात को बोलो नहीं। आप जिसके बारे में चाहें, जिसकी इज्जत उड़ाना शुरू कर दें। ये मीडिया को इसका अधिकार तो नहीं दे रखा है कि उस तरह लेकर के जिसके चाहे बोलना शुरू कर दें। लेकिन मैं आज फिर आपके सामने बहुत भरोसे के साथ, ताकत के साथ कह रहा हूं, किसी में दम है तो मेरे सामने आ जाए। एक उदाहरण दे देना कि क्या है। उदाहरण छोटा सा, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लेकिन ये झूठे आरोप राजनीति में। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं था, मेरा सवाल तो मैंने इसलिए मैंने कहा नहीं, आपने राजनीतिक नेताओं को आपने कहा, सभी राजनीतिक लोग नहीं होते साहब, किसी व्यक्ति, वैसे तो पत्रकार भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं यदि ये कहूंगा पत्रकार ऐसे होते हैं तो भी ठीक नहीं है, होंगे ना। अब राजू को हम जानते हैं इतना संघर्ष कर रहा है, क्या वो उन पत्रकारों की श्रेणी में तो नहीं आ सकता ना? तो जनरली हम बात ना करें। हाँ, ये कहें यदि कोई उदाहरण हो कि किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ऐसा किया, वो उसका मामला हो सकता है। राजनीतिक व्यक्ति यदि गलत करता है, जो जितना बड़ा आदमी है, यदि छोटी सी भी गलती करती है तो उसको बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि एक आदमी अपने घर पर बैठा वो बड़ी गलती करता है तो उसका परिवार प्रभावित होता है। राजनीति के बड़े फलकों पर बैठे रहने वाले लोगों के निर्णय लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उसको बड़ी सजा होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने कह रहा हूं और हमेशा इस बात का वो नई बात नहीं है मेरे लिए ये कहना। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो आपने कहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जमीनें बहुत कम है, बहुत कम है, कृषि योग्य भूमि और कम है। अभी तो मैं जो चिंता है आपको मैं बांट ही रहा हूं, प्रतिशत में बांट रहा हूं, और इसलिए हमारे जो विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। परिसीमन को जरूर इस बीच जो आपने जिस बात को कहा, मैं व्यक्तिगत, मैं सामूहिक नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत इस मत का हूं, जो मत आपका था कि जितनी हमारी जमीनें बची हुई हैं उसको विस्तार नहीं देना चाहिए। लेकिन जो सघन बस्ती हैं, जो गांव नहीं रह गए अब शहर हो गए, तो वो ना गांव की सुविधा ले रहे हैं ना शहर की, तो नरक में है, उनको विस्तार देना चाहिए। उनको नगर निगम में, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में जोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि कोई उससे हट करके, जनसंख्या से हट करके जमीनों का है, जमीन में कम आबादी कम है और जमीन ज्यादा आ रही है, तो मैं आज भी इसका पक्षधर नहीं हूं, कल भी उसका पक्षधर नहीं था, कल भी इसका पक्षधर नहीं रहूंगा। मैं अपनी बात कहता हूं। आपकी उत्तेजना को थोड़ा शांत करें, दर्शकों से कुछ सवाल लेना चाहते हैं। निशंक जी, आप एक अच्छे वक्ता हैं और ये सभी हम जानते हैं, तो शायद आप पे वहाँ पार पाना उतना संभव नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप हरिद्वार से 5 साल से सांसद हैं और वर्तमान में दोबारा भी ऐसी चर्चा है कि आप हरिद्वार को छोड़कर किन कारणवश आप दूसरे स्थान पर अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात बोल रहे हैं। अभी किसकी बात बोल रहे हैं आप? पहले आप वापस ले लीजिए इस बात को। मैं आगे शुरू करूंगा। मैं हरिद्वार से ही चुनाव लड़ रहा हूँ, वहीं से लड़ूंगा। अब आगे बोलिए। और अच्छी बात है। हाँ, वो अब आगे यदि कोई बात है तो उसको बोलिए। इस 5 वर्षों में हरिद्वार पे ऐसे कैसे कार्य आपके द्वारा किए गए हैं जिससे आप हरिद्वार में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम मानते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। ये किसी के मन में भी ये बात आ सकती है और आनी भी चाहिए। जो राजनीतिक लोग हैं उसको अपना लेखा जोखा रखना ही चाहिए और ये परंपरा जानी चाहिए कि जो भी काम हम अधिकारियों को पूछते हैं कि तुमने इतने समय में क्या किया। मेरे जैसा व्यक्ति हमेशा पूछता था, मैं मुख्यमंत्री भी रहता था, मैं अपने सारे ब्यूरोक्रेट को पूरी चिट्ठी पत्री रखता हूँ उसकी, कि किसने कितने घंटे काम किया और काम क्या सौंपा गया था और किया कितने समय में। ऐसे हम राजनीतिक लोगों का भी ये चिट्ठी पत्री जनता के हिसाब किताब
जनता के सामने, वो हमारा अदालत जनता है। और आपको इस बात को लेकर के खुशी होगी कि मैं बद्रीनाथ से हरिद्वार तक लड़ता हूं और हमेशा जीतता हूं जनता की अदालत में। तो मैं इस बात को कह रहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, हमारे यहाँ पर मंत्री, पूर्व मंत्री भी बैठे हैं और विधायक, 2 विधायक बैठे हैं और बहुत 3 विधायक, केदारनाथ जी भी हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि 5-6 बार मैं विधायक रहा और संसद में। मैं ये कह रहा था कि मुझे उस दिन ये पता नहीं था कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं लड़ा। और हरिद्वार में तब जो समीक्षा करते थे मेरे पत्रकार मित्र भी, 4 सीटें आएंगी, 500 सीट का नाम ही नहीं लेते थे। और तब लोग कहते थे वो 500 सीट तो जो जा रहे हो हरिद्वार ही जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक भी था। एक तो मैं अचानक आना मेरा, दूसरे में मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी की वो सीट थी, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो कैबिनेट मंत्री थे केंद्र में और फिर वो मुख्यमंत्री बन गए थे। और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, आप समझ सकते हो, पत्नी चुनाव लड़ रही हो तो कितनी ताकत लगती है। तो लोग ये सोचते थे कि नहीं, निशंक तो जीतेगा नहीं। और मैंने चुनाव लड़ा, मुझे भरोसा था अपने पर, इसलिए भरोसा था हम लोगों का काम करते हैं। डे 1 से मेरे मन में इतना भी शंका नहीं थी, मुझे लगता था कि 1 लाख मत से तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। आप सोच सकते हैं, जब मोदी जी आए थे रुड़की में लास्ट में 3 दिन रह गए थे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरते ही मेरा हाथ पकड़ के कहा, निशंक क्या रहे, मैं बहुत अच्छा रहेगा, कितने से जीत पाओगे? मैं कहा अभी तक तो 1 लाख से मतों से जीतूंगा। तो उन्होंने बहुत गुस्सा करके कि क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि इस समय तक तो 1 लाख, आगे कितना होगा ये मेरी मेहनत है। और जब रिजल्ट आया तब मैं 2.25 लाख मतों से जीता। अब जो आपने कहा, जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुख्यमंत्री जी को भी हरा करके, हरीश रावत जी की सीट थी, वो चुनाव लड़ रहे थे और मुझ पर भरोसा किया, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती थी। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यदि मैं संक्षिप्त में दूं, विस्तार करना चाहेंगे तो मैं उस पर एक चीज करके बोल सकता हूं, लेकिन हरिद्वार के 55 वर्षों के इतिहास में कुल मिलाकर जितना विकास का काम नहीं हुआ होगा वो मैंने इन 55 महीनों में किया है, नंबर 1। नंबर 2, हरिद्वार में 55 वर्षों में जो सीधा व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला होगा, उतने 55 वर्षों में जितने कुल मिलाकर के नहीं मिला होगा, उतने 55 महीनों में मैंने सीधा व्यक्तिगत लाभ दिलाया। जैसे चाहे फ्री गैस कनेक्शन हो, फ्री विद्युत कनेक्शन हो, अकेले प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष से 24-25 करोड़ रुपए में लोगों की जान बचाने पर स्वीकृत कराए, चाहे वो मुद्रा योजना हो और चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो। 7 लाख से भी अधिक लोगों को व्यक्तिगत, क्योंकि बड़े बड़े काम होते थे, गरीब कहता था काम तो ये हो रहे हैं लेकिन मैं तो गरीब हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आज नहीं कह सकता, तुमको शौचालय मिला, हाँ मिला, आवास मिला, हाँ मिला, फ्री गैस कनेक्शन मिला, हाँ मिला, तुम्हारे घर में अंधेरा था, फ्री बिजली का कनेक्शन मिला, हाँ मिला, तुम्हारे बैंक में खाता नहीं था, तुम्हारे जेब में 1 पैसा भी नहीं था, अब उस खाते में भी सीधे पैसा आ रहा है, खाता खोला, 2 लाख रुपए का बीमा हुआ कि नहीं हुआ। जब मैं ये पूछना शुरू कर देता हूं तो हर बूथ पर हजारों सैकड़ों लोग मुझे मिलते हैं। तो 2 बात हो गई, देश की आजादी के 55 सालों में पूरा विकास, 30,000 करोड़ के काम हो रहे हैं पूरी इस मेरी लोकसभा हरिद्वार में। और जहां बड़े काम हो रहे हैं विकास के, वहां व्यक्तिगत लाभ भी 55 वर्षों में इतना नहीं मिला। और तीसरी बात, जिस काम के लिए लोग अपने सांसद को भेजते हैं, वो तो पहला काम है जिसको लोग नहीं करते हैं। बाकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसको नाली उली, ये काम सच में तो उसका नहीं होता, लेकिन जिस काम के लिए मेरे हरिद्वार की जनता ने अपने निशंक को भारत की संसद में भेजा, आज मैं गर्व करके ये कह सकता हूं कि भारत के संसदीय इतिहास में 55 सालों में हरिद्वार से चुनने वाले कुल जितने सांसद हैं, उन्होंने जितने सवाल भारत की संसद में नहीं उठाए, मैंने 55 महीने में उतने सवाल उठाए। और तीसरी बात, जिस कमेटी का मुझे मेरी लोकसभा अध्यक्ष ने चेयरमैन बनाया, सरकारी आश्वासनों से संबंधित कमेटी का,
उसका भी भारत की संसद में मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। 141 रिपोर्ट से ऊपर कभी प्रस्तुत नहीं हुई संसद में, मैंने 101 रिपोर्ट प्रस्तुत करके उसका भी इतिहास बनाया। अब यदि इसमें विस्तार आप देना चाहेंगे तो मैं एक एक योजना करके कम से कम 5 घंटे तक तो मैं योजनाओं के बारे में बोल सकता हूं हरिद्वार लोकसभा में। तो आपको कोई शंका होगी तो मैं निशंक आपको बना सकता हूं, इतना मुझे भरोसा है। आप बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रदीप्ता है। अगर जो लोग बाहर गए हैं वो अगर दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं तो जमीन की कमी हो जाएगी, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो गांव के अधिकतर खेत बंजर पड़े हुए हैं सर। वो जमीनें न उन पे खेती की जा रही है, न वहाँ लोग हैं, तो सही है। उन जमीनों का कोई उपयोग भी नहीं हो रहा सर। आपकी चिंता मैं समझ गया, आपकी चिंता मैं समझ गया कि जो 20% भी हमारे पास जमीनें हैं उसका भी बेहतर, इसीलिए मैं राजू भाई से कहा कि जितने भी है उसका हम बेहतर नियोजन क्या कर सकते हैं। उसी में मैंने बेटा कहा कि हम जड़ी बूटी का खेती कर सकते हैं, हम बेमौसमी सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं। लोग तो है ही नहीं, कौन करेगा सर वहाँ पे? नहीं, जो लोग है ना, जो लोग अब तो आएंगे बेटा, जिनको जो है सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं और आ भी रहे, ऐसा नहीं है। आप आज टमाटर हमारी टेहरी से ट्रकों में जा रहे हैं दिल्ली, यहाँ का टमाटर जाता है, वहां भी ऊपर लोगों ने बोना शुरू कर दिया। हाँ, जा रहा है, टेहरी की घाटी से ट्रकों जा रहे हैं। तो किसी को शंका हुई तो मुझसे बात करिएगा। हाँ, मैं जिन बातों को भी बोल रहा हूं वो प्रमाणिक, को केवल कोरी बातें नहीं है। तो इसलिए जो आपने कहा है कि जो बची हुए वो स्थान है उस पर बेहतर नियोजन, मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूं, उसी के नियोजन की हम बात कर रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे निशंक जी। आपने कहा कि अगर प्रतिभा होगी तो पलायन होगा। पलायन होगा कभी भी नहीं बोला। प्रतिभा जो ये शब्द आप हटा दीजिए ना। ठीक है कि प्रतिभा दिखाएगी। हाँ, मैंने कहा हम प्रतिभाशाली हैं, हमारी प्रतिभाएं पूरे देश में बिखर रहे हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। आपने गोविंद पंत राजू जी का भी आपने उदाहरण दिया है, लेकिन इस राज्य का जो निर्माण हुआ है इसके लिए जो संघर्ष हुआ है, यहाँ पे आपके जो है विधायक गणेश जोशी जी भी हैं, पूर्व मंत्री जो है यहाँ पे पवार जी भी हैं, और साथ में जो मनोज रावत जी भी हैं। ये सब आंदोलन से तपे हुए हैं। अगर पलायन, इसका मकसद ये था उत्तराखंड राज्य निर्माण का कि यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए। लेकिन अगर प्रतिभा अगर पलायन कर गई तो फिर विकास कैसे होगा? बैठे, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ये बात सही है कि इस राज्य का निर्माण किस आधार पर हुआ, क्योंकि उस आंदोलन का हम हिस्सा रहे हैं, हमने आत्मसात किया एक एक मिनट को। लेकिन आपको लगता नहीं है कि राज्य का निर्माण नहीं होता तो हरिद्वार सिडकुल नहीं होता? आज देश का नंबर 1 सिडकुल है उत्तराखंड की धरती पर, और आपको मालूम है कितने लोग रोजगार पा रहे हैं वहां? लाखों लोग। सूची दूंगा आपको, और उसमें भी कितने लोग पहाड़ के, वो भी सूची दूंगा आपको। सुनिए, दूसरा जो ये उधम सिंह नगर का पंतनगर सिडकुल है, उसमें भी मैं आपको दूंगा कि कितने लाखों लोग उसमें कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली और मुंबई में दर दर की ठोकरें खाते थे, हमको मालूम नहीं, ये पवार जी जानते हैं ना। आज वही बच्चा मेरा, मैंने यहाँ पर जब हिंदुजा अपनी उसके लिए आए थे, मैंने उनसे एक आग्रह किया, हमारे गरीब बच्चे हैं और गरीब बच्चों को जो है आप बाहर से मत लाइए, लोगों को, हमारे बच्चों को ट्रेन कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम करते हैं। मैंने कहा आप गांव के बच्चे को लो जो मेरिट पर गरीब है, जिसने आगे पढ़ नहीं पाना है। वो गए गांव में हाई स्कूल वाले बच्चों को पकड़ के लाए और उन्होंने उनको 6-6 हज़ार भी दिया, इंजीनियरिंग भी करवाई। आज मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि 2000 बच्चे हमारे इंजीनियरिंग करके, जिनको 8000 नहीं मिलना था, वो 80 हज़ार पा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, और वो इतने खुश हैं कि हमको हीरा मिल गए हैं। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली, डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन रहे हैं। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में NIT करने के लिए दक्षिण भारत में जाना पड़ता है, IIM करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। आज उत्तराखंड की धरती पर IIM भी है, NIT भी है, NIFT भी है, IIIT भी है, IS अकेडमी, IFS अकेडमी, सैन्य अकादमी, IIM, NIT, IIT और एम्स, ये उत्तराखंड की धरती पर है। आज ऐसा नहीं है, ये समृद्ध उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड को कोई कमजोर नहीं समझना चाहिए।
लेकिन हाँ, यदि किसी पक्ष में अभी और नियोजन की जरूरत है तो राज्य की ये सतत प्रक्रिया है विकास की। लेकिन हमारे बच्चे आत्मविश्वास से भरे हैं। मैं तो गांव का व्यक्ति, मैंने बताया ना, मैं पैदल में नंगे पांव जाता था दमदेवल, और हम इंजीनियर सोचते थे, इंजीनियर। आज घर घर में मेरा इंजीनियर है, आज गांव गांव में मेरा डॉक्टर है। और ऐसा नहीं है, हम लोग खड़े हैं, वो डॉक्टर है करेगा। बाहर जा रहे हैं लोग, अपने अपने बड़े बड़ी जो है क्लिनिकें भी खोल रहे हैं। तो राज्य बनने के बाद निराशा का वातावरण नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कम है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। निशंक जी, आप वक्ता तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, वक्ता नहीं हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं। और आप उम्मीद की जो आपने तस्वीर दिखाई है वो भी मतलब आपकी, अगर बिल्कुल आपकी तरह देखा जाए तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत बेहतर है। लेकिन आप एक अच्छे संपादक और अच्छे लेखक भी थे। जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने बहुत किताबें अचानक एक बहुत थोड़े दौर में लिख डाली थी, जबकि आप उस समय मुख्यमंत्री थे। इस वक्त आपके लेखन की क्या स्थिति है और अब क्या क्या नया लिख रहे हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शब्द को मैं थोड़ा सा संशोधित कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री रहते हो अचानक मैंने लिखा। अचानक मेरी अंदर से कुछ प्रकट हुआ, मैंने दर राजू भाई, ये मेरी बहुत पुरानी यात्रा है। जो लोग मेरे मित्र मुझसे जुड़े हैं वो मेरी वेदना, पीड़ा, छटपटाहट, मेरे संघर्ष को बखूबी जानते हैं। पहली किताब आपको मालूम है मैं कब छपी थी? उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा होते थे। अब मैं जोशीमठ में प्रधानाचार्य होता था, राजनीति से मेरा कोई लेना देना भी नहीं था। तब समर्पण 1983 में मेरी पहला किताब छपी है, पहली किताब, इसको मालूम है। पीछे हमारा उन्याल बैठे हुए हैं। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90 कोई वर्ष ऐसा नहीं गया मेरा। हाँ, इस बीच जो संघर्ष के वर्ष थे, बहुत मुखर होकर के राजनीति, उन 1-2 सालों में लिखा तो मैंने तब भी, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया। मैंने मेरी जिंदगी का वो दिन सबसे खराब होगा मेरी जिंदगी का जिस दिन मैं लिखूंगा नहीं। मैं दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन अपना लिखना नहीं छोड़ सकता। और इसलिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने मेरी किताबों का लोकार्पण किया, ज्ञानी जैल सिंह जी ने मेरी किताबों का लोकार्पण किया, अब्दुल कलाम साहब ने मेरी किताबों का लोकार्पण करके मुझे सम्मानित किया, प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति जी ने मेरी किताबों का लोकार्पण किया, प्रणव दा ने मुझे 2 किताबों का लोकार्पण किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी 4 किताबों का लोकार्पण किया। और आज मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, त्रिनाद, थाईलैंड, जापान, युगांडा सहित, जर्मनी सहित 12 देशों में किसी न किसी संदर्भ में मेरी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, स्पेन, क्रियोल सहित 18 भाषाओं में मेरी दर्जनों किताबें अनुवादित हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मॉरिशस के राष्ट्रपति ने मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया अपनी धरती पर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे युगांडा की धरती पर युगांडा के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। मेरा सौभाग्य है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी धरती पर मुझे नेपाल का सर्वोच्च सम्मान दिया। मेरा सौभाग्य है कि भूटान के प्रधानमंत्री ने मुझे सर्वोच्च सम्मान देकर भूटान का हैप्पीनेस अवार्ड देते हुए हैप्पीनेस का जो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। तो चाहे मैं दुनिया के तमाम देशों का, चाहे वो यूक्रेन सहित यूरोपीय देशों की बात करूंगा, तो सभी जगह तमाम देशों ने मुझे सम्मान दिया। इसलिए सम्मान नहीं दिया कि मैं कभी मुख्यमंत्री था या मुख्यमंत्री रहते हुए सम्मान नहीं दिया, मेरी लेखन के लिए सम्मान दिया। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मेरी ये लेखनी निरंतर जब तक मेरे अंतिम सांस भी है तब तक चलती रहेगी। एक आखिरी सवाल एपीएन की ग्रुप एडिटर राजश्री राय जी की तरफ से। निशंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एपीएन दर्पण में बहुत ही जिसको कहा जाए स्पष्ट तस्वीर आपने राज्य की रखने की कोशिश की है। आपके उत्तराखंड से ही रहे हैं और हम लोग के हिंदी के सबसे बड़े कवियों में शामिल सुमित्रानंदन पंत जी, उन्होंने लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगे ज्ञान गीत। आपको जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं उत्तराखंड की, जो गुलाबी तस्वीरें हैं, तो क्या समझा जाए कि निशंक के रूप में जो कवि हमने देखा है वो अब खुशी के गीत लिखने वाला है,
वियोग खत्म हो चुका है उत्तराखंड की धरती से, दुख दर्द सब खत्म हो चुका है, उसकी कविताओं में अब केवल खुशी है और गुलाबी तस्वीरें हैं, भविष्य की उम्मीदें हैं? आपने काफ़ी सवालों को जोड़ा भी है और आपने स्वयं ही कहा कि वेदना से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है। एक कविता किन कठिनाइयों से बाहर निकली होगी। लोग बहुत अच्छा गाते, मेरे गीतों को लता जी ने भी गाया है, तो मेरे गीतों को रविंद्र जैन जी ने भी गाया है। जब वो गीत लम्हों पर आते हैं तब महसूस नहीं होते होंगे, लेकिन उन किन छटपटाटों से उनकी उत्पत्ति होती होगी, कभी महसूस वो ही कर सकता है जो उस पीड़ा से गुजरता होगा। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत हमारे सुकुमार कवि थे प्रकृति के। हमारा सौभाग्य है कि इधर चंद्र कुमार वर्तवाल जी, उधर सुमित्रा नंदन पंत जी, और जब इस धरती पर महादेवी वर्मा भी आती हैं रामगढ़ में, तब उनकी कई किताबें प्रकाशित होती हैं। और इसी धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि, वो भी उत्तराखंड की ही धरती पर लिखी गई रामगढ़ में। और शांति निकेतन की भी यहीं पर उन्होंने कल्पना की थी। जिस बात को आपने कहा, दो सवालों को मैं कह करके शायद मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जब मेरे कहानी संग्रह का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकार्पण किया था, उसका नाम था खड़े हुए प्रश्न, और अटल जी उस दिन बेबाक तरीके से बोले थे 1 घंटा। उस भाषण को यूट्यूब पर जरूर आप सुनिएगा। तो लेकिन उन्होंने जो मुझसे अपेक्षा की थी, उन्होंने कहा था निशंक ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, लेकिन भगवान ने उन सवालों का समाधान करने की भी उनको ताकत दी है। मेरा भरोसा है कि उन सवालों का वो समाधान भी करेगा। नंबर 1, मैंने अपने जीवन में जो जो हो सकता था, मेरी जिंदगी में ये नहीं कि काश मैं ऐसा कर देता तो कुछ और हो जाता, नहीं, मैं जिस सीमा तक और जो जो मैं कर सकता था अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे विचारों के साथ, बिना किसी दबाव के, मैं वो सब काम मैंने किया है। और बहुत सारे उन सवालों के जवाब का समाधान भी निकाला है, जब भी मुझे जो अवसर भी मिले। दूसरा, कलाम साहब ने, उसे लेकर के आप समझ सकते हैं कि आगे ये जो यात्रा है मेरी, जो आपने कहा कि क्या सब कुछ ठीक हो गया होगा, नहीं, कभी नहीं, ये अनवरत है। जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनके दुख की कोई सीमा थोड़ी है। सबके दुख और दर्द अपने अपने ढंग के हैं, कुछ का कम, कुछ का ज्यादा, कुछ का किन्हीं परिस्थितियों में, कुछ का कुछ। लेकिन कलाम साहब ने जब ए वतन तेरे लिए मेरी किताब का लोकार्पण किया था, तो उन्होंने मेरे गीत को, कविता को गुनगुनाया था। और कलाम को उस दिन देख करके मुझे लगा कि इस व्यक्ति के मन के अंदर राष्ट्रभक्ति, उनकी आंखों से ऐसे आंसू टपक रहे थे उस कविता को बोलते हुए। मेरा हाथ पकड़ करके उन्होंने कहा, वो मेरी कविता की उसी किताब की पंक्तियां थी जो उन्होंने अपने कमरे में लगाई हुई थी। और वही आपका जवाब भी मैं कहना चाहता हूं कि जो सब कुछ नहीं, लेकिन वो क्या है, वो 4 पंक्तियां थी। अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुष्यता होगी धरा पर संवेदना खोई नहीं है। हमको भरोसा है कि अभी भी संवेदनशील ये जो जितनी भी चीजें हो रही हैं, अभी क्योंकि संवेदना नहीं खोई है, लेकिन उससे आगे केवल बोल करके नहीं, क्या है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ये वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। और इसलिए जो वो संघर्ष है वो हमेशा जारी रहेगा, और जब तक कहीं भी आप है तब तक वो संघर्ष जारी है। तमाम शंकाओं का समाधान करते हुए निशंक जी, आप ऐसे ही बेबाक बने रहें, ऐसे ही उत्तराखंड की राजनीति के हरदिल अजीज, सहृदय और सबके दोस्त राजनेता के तौर पर बने रहें। हम आपके आभारी हैं, आपने वक्त दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, आपका स्वागत उत्तराखंड की धरती पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे रूबरू होंगे।